मेरा नाम दशरथ जाधव है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में जो बैकवर्ड एरिया है, जो रीजन है वो मराठवाड़ा है। और मराठवाड़ा में लातूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में, जहां उसकी आबादी 1100 तकरीबन है, उस गांव से हूँ। और मैं ख़ास तौर पर एक जो अपनी वर्ण व्यवस्था है उसमें से शूद्र हूँ, अतिशूद्र। और जो कास्ट सिस्टम है उसमें से जो सबसे निचली जाति है मांग, महार, ढोर, चांबार, ये जो एसटी कास्ट है, सबसे निचली अस्पृश्य जाति, उसमें से सबसे निचले तबके से मैं हूँ। मेरे पिताजी एक लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर थे और इसके अलावा साथ साथ वो जो जाति प्रथा का जो काम उनके ऊपर सौंपा गया था, वो जाति प्रथा का काम करते थे। तो उसके ऊपर एक पूरे फैमिली का गुजारा होता था। तो ये कौटुंबिक परिस्थिति तो बहुत ही विकट थी, क्योंकि ये जो फैमिली नीड्स है उसमें से कुछ ये होते ही नहीं थे। तो बहुत बड़े संकट को सामने जाना पड़ता था। और इसके साथ साथ जो दलित एट्रोसिटीज़ है, दलित बोल के होने वाले अन्य अत्याचार है, वो एक तरफ थे। और दूसरी तरफ ये आर्थिक परिस्थिति, और तीसरी तरफ जो अस्पृश्यता से हम भोगते हुए आए, वो एक अलग और एंगल है। क्योंकि अस्पृश्य बोल के हम सार्वजनिक कुएं से पानी भर नहीं सकते थे, सार्वजनिक स्थल पर जा नहीं सकते थे, पंचायत में जाने का कभी मौका ही नहीं था, कभी गए तो फिर नीचे बैठना पड़ता था। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा मंदिर में तो, मंदिर कंस्ट्रक्शन काम में तो हम रहते थे, हमारी तरफ से मजदूर रहते थे। लेकिन एक बार मंदिर बन गया तो मंदिर बनने के बाद फिर वहाँ कोई हमारे लिए एंट्री नहीं थी, वो मंदिर भी हमारे लिए ये था। और जो अपर कास्ट और ये लोअर कास्ट के बीच में का जो रिश्ता है, वैसे तो लोगों से नफ़रत नहीं होती थी, क्योंकि हमें उन्हीं से खाना मिलता था, उनके खेत पे मजदूरी मिलती थी, उन्हीं से कुछ अनाज मिलता था। तो फिर ये वो कुछ देने वाले हैं और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है, देने वाले हैं, इस तरह का था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब समझने लगा कि ये जो पानी ऊपर से देते हैं, खाना ऐसा फेंक के देते हैं, हमसे छूते नहीं हैं, हमसे दूरी बनाए रखते हुए हैं, और हम बहुत निचले जाते के हैं और वो ऊंचे हैं, ये जो भेदभाव है, फिर ये धीरे धीरे जैसी समझ बढ़ी उस तरह ये सामने आने लगा। मेरी पढ़ाई जो है ये पहले मैं गांव में 1-2 साल तक गांव में था, पहली और दूसरी एक कक्षा तक। उसके बाद मैं परभनी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में पढ़ाई के लिए वहाँ गया, और वहाँ मैट्रिक तक की एग्ज़ाम मैंने वहाँ दी। और वहाँ जो एक वातावरण था, तो वहाँ भी ये इसी तरह की थे, क्योंकि हम जो रहते थे, हम कहीं और नहीं रह पाते थे। हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हीं के घर पर रह सकते थे, और जात का और ये जो पूरा मामला था वो उधर ही वैसे ही था। लेकिन वहाँ स्कूल, जिला परिषद स्कूल में पढ़ते थे। और ये पढ़ाई के दौरान मैंने एक इंसिडेंट अभी भी बताया कि वहाँ जो एक दलित टीचर था, तो उसको बस स्टैंड पर उसके बीवी के सामने, ये चौराहे पर कुछ लोगों ने, यंग जो टीम थी और 10-12 लोगों की, उन्होंने उनको मारा। और ये मेरे क्लास टीचर थे, इसके अलावा वो दलित थे। लेकिन उनको मारपीट होने के बाद मुझे बहुत ऐसा दर्द हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा कि उनके ऊपर ये अन्याय हुआ करे। जब मैं छुट्टी पर गाँव गया 20 दिन, मैं यही सोचता रहा। उसके आने के बाद मैंने ये तय किया कि वो जो मारने वाले जो लोग थे, उसमें से एक को मैं मिला और बोला कि आपने जो उस दिन हमारे टीचर को मारा, तो ये इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये भ्रष्ट है, और लड़कों को पास करने के लिए, उनके मार्क बढ़ा के देने के लिए उनको उनकी तरफ से पैसा लेता है, या अनाज लेता है, गेहूँ लेता है, चावल लेता है, ज्वार लेता है। इस तरह जो बताया उन्होंने, तब पहले तो लगता था कि ये हमारे टीचर है और इनके ऊपर अन्याय हुआ है, और बाद में ऐसा लगने लगा कि वो जो उन्होंने किया है वो सही है, उनका सही है। तो ये फ़र्क तुरंत सामने दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वो लोगों का परिचय हुआ, तो वो पता चला कि ये सत्यशोधक मंडल बोल के उनका एक ग्रुप है, और वो सब पूरे वेल क्वालिफाइड लोग थे। उसमें से ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, और एक तो MA LLM था। तो ये पूरा उनका ग्रुप था।
वो सोशल अवेयरनेस निर्माण करने की बात करते थे। गांव-गांव में छोटे छोटे नाटक करना, रोल प्ले करना, लोगों को बता देना कि क्या चल रहा है समाज में, क्या नहीं, और क्या करना चाहिए, इस तरह का वो थोड़ा उनका काम था। और फिर उन्होंने आगे चल के क्या किया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लेना शुरू किया। फिर जो गरीब लोग हैं, गरीब विद्यार्थी हैं, उनके पास अगर किताब नहीं है या नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, तो ये सामग्री भी वो देने लगे। तो ये मैंने उनसे पता लगाया कि ये कैसे करते हैं। तो ये पूरा कंट्रीब्यूशन करते थे, सब गाँव वालों से, उनके दोस्तों से कंट्रीब्यूशन करके ये पूरा ये करते थे। और फिर उन्होंने एक बात और की कि जो लड़के होशियार है तो उनका थोड़ा फॉलोअप भी किया, और उनको वहाँ तब स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम थी। अभी जैसा नवोदय है वैसा नवोदय उस टाइम में नहीं था, लेकिन स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम 4th क्लास में और 7th क्लास में रहती थी। अगर 4th क्लास में अगर स्कॉलरशिप पास हो जाते तो उसके लिए 4 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलती थी। तो ये एक उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद था। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोगों को एग्ज़ाम को बिताते थे और पास करके उनको स्कॉलरशिप मंजूर करवाते थे। दूसरी इसमें एक और एक एग्ज़ाम थी पब्लिक स्कूल के लिए, एडमिशन के लिए। और पब्लिक स्कूल हमारे मराठवाड़ा में सिर्फ एक ही था, वो औरंगाबाद में। तो पब्लिक स्कूल में अगर हम 4th क्लास में अगर वो एग्ज़ाम पास हो जाते तो पूरा खर्चा, यानी 5वीं क्लास से मैट्रिक तक का पूरा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जो भी लगेगा वो गवर्नमेंट करेगा, खाने का, पीने का, जो कपड़ा है, और यहाँ तक कि साबुन है, तेल है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, बुक है, ये सारा खर्चा वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता था। तो ये जो टीम है ये इस काम में लगी हुई रहती थी। तो इनसे ज़्यादा परिचय हुआ तो मैं उनके क्लास में भी जाने लगा। तो धीरे धीरे एक समझ उनकी क्या है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब पूरा थोड़ा थोड़ा ध्यान में आने लगा। और उसी वक्त एक बात हो गई कि वो कुछ अभी याद नहीं मुझे कि एग्जैक्ट क्या होता पीरियड था, लेकिन वो जो आरपीआई का कुछ आंदोलन चल रहा था और बाबा अढ़ाव का भी एक कुछ चल रहा था कि एक गांव एक पनौठा। तो वहाँ के लोगों ने ऐसा तय किया कि ये जो कॉमन वेल है उस गांव में, तो सब लोग, दलित भी और ओबीसी के लोग भी उसी के ऊपर से पानी भरेंगे, पीने के लिए पानी। तो ये एक बात उस दौर पर चली। तो मैं भी वहाँ गया और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग हमको पानी लेने से रोकते हैं, तो ये लोग तो इससे हमारा छुटकारा पा रहे हैं, हमें एक ताकत दे रहे हैं, हमें इंसानियत की तरह देख रहे हैं। तो इनके तरफ मेरा थोड़ा लगाव बढ़ा। उनके ज़रिए मैं स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम भी पास हो गया 4th क्लास में। वो पब्लिक स्कूल का मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया क्योंकि मुझे वो कुछ एज का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसमें नहीं बैठा। तो स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम में पास हो गया और 4th क्लास से 7th क्लास तक मुझे 4 रुपये महीना ये स्कॉलरशिप मिली। तो उसका भी मुझे बहुत सहयोग हुआ। तो ये टीम से जो लगाव हुआ, उससे मुझे ये लगा कि ये इसी तरह का काम होना चाहिए, क्योंकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो हमने अलग अलग तरीके से देखा काम, अलग अलग तरह से अन्याय अत्याचार है, सामाजिक दूरी है, अस्पृश्य ये भेद की वजह से जो भी कुछ भुगतना पड़ता है, तो ये उनका नज़रिया ये सब देखने का अलग था। तो मुझे भी तब लगने लगा कि इसी तरह मैं भी कुछ करूं। ये सिर्फ लगने लगा था क्योंकि तब मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ये हाई स्कूल में ही पढ़ता था। और ये पढ़ाई करते समय हमने देखा कि जब भी गांव जाता था तो पिताजी ये सारे चीज़ें करनी पड़ती थी। अपर कास्ट लोगों के पास जाना, घर में उनकी लकड़ी फोड़ना, उन गांव में अगर कुछ जानवर मरा है, कुत्ता मरा है, बिल्ली मरी है, कौवा मर के पड़ा हुआ है, या उनके बैल भैंस ये कुछ मरे हैं, तो ये मरे हुए जानवर को एक लंबा जाके फेंक देने का। और अगर गाय भैंस जैसे अगर है तो उनको लेके जाने का, उनकी खाल निकालने का, और ये जो खाल है वो मालिक जिसे बोलेगा उसे दे देने का, नहीं तो फिर मार्केट में बेच देने का, और जो पैसा है वो मालिक को दे देने का। और ये मरा हुआ जानवर जो है फिर उसका मांस काट काट के वो घर में लाते थे, और 4-4 दिन 8-8 दिन कभी कभी तो ये दूरी पर उसको सुखाते थे, छोटे छोटे ऐसे लंबे लंबे पीस करके तो वो सुखाते थे। और जब भी कहीं घर में खाना नहीं होता था तो महीना 2 महीने के बाद भी वो निकाल के फिर उसी के ऊपर गुजारा होता था। इस तरह की ये सिचुएशन है। और मैं ये जो मरे हुए जानवर जो है, गाय हो या भैंस हो या बैल हो, ये इसका मांस
कई बार खा चुका हूँ, क्योंकि घर में दूसरा कोई रहता ही नहीं था, समझो चारा तो वो खाने के सिवा दूसरा कुछ ये नहीं था। तो उससे भी बहुत सारी फैमिलीज़ का गुजारा होता था। बीच बीच में ये क्या हो गया कि तकरीबन 70 टू 73 के दरमियान ये दलित पैंथर का आंदोलन शुरू हुआ। तो दलितों के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार, ये कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड बॉन्डेज, ये इस तरफ उनका ध्यान था। तो उनके कुछ मीटिंग्स है, रैलीज़ है, उसमें भी मैं वो टाइम पे इन्वॉल्व होता था। तो ये अलग अलग जो एक्सपोजर मुझे मिला कि ये इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते, तो उससे मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी में आया और ऐसा तीव्र भावना होने लगी कि मैं फिर आगे चल के इसी तरह ये लोगों की तरह काम करूँगा। तो कई अलग अलग मोर्चे और अलग अलग कार्यक्रम के दलित पैंथर में सम्मिलित हुआ। उसी दौरान एक युवक क्रांति दल बोल के एक आंदोलन चलता था। वो थोड़े समाजवादी और थोड़े इस तरह के विचार के थे, लेकिन वो बहुत बड़ा वो भी उनका भी रोल था। तो कभी कभी वो मौका मिलता था कि उनके जो लोग हैं, क्योंकि मैं ये हाई स्कूल छोड़ के जब कॉलेज गया, तो कॉलेज में उदगीर में गया, लातूर डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव के नज़दीक जो कॉलेज था। तो कॉलेज के जो प्राचार्य थे तो नाये डोळे, ये समाजवादी सोच के थे और युक्रांत से उनका बहुत बड़ा नज़दीक आता था। तो कॉलेज में जाने के बाद फिर युक्रांत से भी टच मिलने लगा, उनके प्रोग्राम में भी इन्वॉल्वमेंट होने लगी और उसके साथ साथ ये दलित पैंथर के भी। तो इस तरह के जो एक्सपोजर मिला, इस तरह के जो अनुभव मिले, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और एक जो पहली जो ये भावना थी कि मैं भी इस तरह काम करूँगा, तो उसको एक सपोर्ट मिलता गया। कॉलेज में भी ये सिचुएशन थी कि लोग कहते हैं कि ये गांव में तो ये अस्पृश्यता है, जातीयता है, ये सब कुछ चीज़ें हैं और जात के नाम के ऊपर अन्य अत्याचार होते रहते हैं। लेकिन जो तहसील है, ब्लॉक है उदगीर नाम का, जहाँ कॉलेज है, तहसील है, डिप्टी कलेक्टर का ऑफिस है, यानी कि बहुत बड़ी बस्ती है ना ये, वो हिसाब से उनके तो ये शहर में नहीं होता। तो ये तो शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं, लेकिन ब्लॉक है तो एक शहर ही है। और शहर में भी हमने देखा कि जब कॉलेज में एडमिशन लिए तो दिन भर घूमते रहे हम कि रूम भाड़े के लिए लेना है करके। तो 10 रुपया महीना या 12 रुपये महीना भाड़ा रहता था रूम का। तो रूम में 2-4 लोग इकट्ठा रहते थे, तो हम सब मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन करके वो भाड़ा देते थे। लेकिन वो जाने के बाद रूम दिखाते थे वो लोग कि भाड़े से रूम हमको लेना है, तो बोलेंगे कि है रूम, आप देख लो। हम रूम देख लेते, तो फिर नाम पूछते थे कि आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम तो दशरथ जाधव है। तो ये जाधव नाम कंफ्यूजिंग है, ये बहुत सारा नाम मराठा कम्युनिटीज़ में आता है। और मेरे साथ जो वो था दूसरा, वो कामले था। तो कामले बोले तो ये तो समझ में आए, तो वो जो नाम बोल देगा कामले बोल के, तो फिर बोलते थे कि यहाँ पहले भी कोई आया था, तो हम पूछ के आपको बता देंगे 1-2 दिन में। तो जगह जगह पर ऐसा जवाब मिलने पर हमको ये पता चला कि ये हम दलित हैं, इसलिए हमको ये खोली नहीं मिल रही है। तो फिर आखिर में हम 1-2 दिन छोड़ने के बाद फिर एक मुस्लिम के वहाँ गए, ओबीसी के पास गए। तो मुस्लिम के यहाँ रूम मिल गई, ओबीसी के पास मिल गई, और इस तरह ये कॉलेज का शुरू किया। दूसरे साल भी इसी तरह का एक्सपीरियंस जब होने लगा, तब मेरे साथियों को मैंने बोला कि तुम चुप रहो, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो मैंने उनको बोला कि नाम क्या है तुम्हारा? तो मेरा नाम दशरथ जाधव है। तो हाँ, तो मराठा क्या था? हाँ जी हाँ, मराठा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो रहे। तो महीना 30 रुपये, दूसरी जगह पर 15 रुपये चलता था, तो ये बोला 30 रुपये। मैं बोला ठीक है, 30 तो 30, तो 30 रुपये दे के वहाँ हम रह गए। तो ये बड़ी मुझे भी थोड़ा गुस्सा था ना, क्योंकि आप रहने नहीं देते ना, तो ये झूठ बोल के भी हम आपके पास रह सकते हैं ये खोली में, क्योंकि आपकी खोली में रहने के बाद को आपको बहुत सारा कुछ आपके ऊपर क्या जुल्म होने वाला है, किसी को भी खोली भाड़े से देने वाले ना। तो ये जो बात थी, तो हम ये इस तरह की चाल चल के 1 साल वो खोली में रह गए। 1 साल के बाद धीरे धीरे थोड़ा उनको पता चला कि एक मेरी क्लासमेट थी, उसका भी नाम जाधव था। तो उसको ये जो लगा कि ये जाधव है, ये जाधव है, इसका मतलब यही है, एक ही मराठा ही है। तो ये कन्फ्यूजन में वो थे। लेकिन लास्ट में जो कुछ लोग गांव से आते थे, गांव से आने के बाद वो आते समय लकड़ी लेके आते थे, कुछ रोटी लेके आते थे। तो कई रिश्तेदार काले भी थे। तो ये जो बूढ़ी थी घर में, वो बोलती थी, अरे दशरथ,
ये लोग जो दूसरा एक तुम्हारा साथी है ना वो विट्ठल के माँ बाप तो बहुत काले हैं रे, मांगीना जैसे है, ऐसे बोलते थे। मैं बोला ये ऐसा नहीं है, ये आपको लगता होगा, लेकिन ये दूसरे गांव का है, मुझे भी ज़्यादा मालूम नहीं। उसकी खेती है, उसके मले में से मैंने तो आपको वेजिटेबल्स ये वो टमाटर ला के दिया, आलू ला के दिया, आम ला के उसी के खेत से मैं ला के दिया था। उसको खेत नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन हम गाँव में से जो मिलता था तो गांव में से उसको ला के देते थे ऐसे ही बुढ़ी को, तो बोल देते थे। उसको तो लगता था कि हम मराठा हैं। बाद में धीरे धीरे उसको पता चलने लगा कि मैं मराठा हूँ, लेकिन वो मेरा साथी जो है वो मराठा नहीं है, उसको कंफर्म हो गया। तो वो फिर चिल्लाने लगी ये वो ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला मुझे मालूम नहीं वो कौन है, मैंने पूछा भी नहीं कभी, और इस तरह से वो टल गया समझो। तो ये मेरे ऊपर कभी शक नहीं हुआ उसका, क्योंकि ये साथ में मेरी क्लासमेट थी शोभा लक्ष्मण राव जाधव बोल के, तो वो मराठा थी, उसको पूरा गारंटी थी। तो मैं दशरथ जाधव बोलने के बाद उसको लगा कि ये इनके इसमें है तो ये मराठा है, तो वो समझो हो गए। तो चलते समय रास्ते में हम पैदल ही जाते थे, कॉलेज जाना है, कभी घर जाना है कॉलेज से वहाँ से, तो 13 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक हमारा अंतर था। तो कॉलेज से निकले तो 15 किलोमीटर अंतर हम चलते चलते गाँव जाते थे। कभी रास्ते में अगर प्यास लगी तो अगर किसी को पानी पूछा तो पहले ये पूछते थे कि कौन हो। अगर अपर कास्ट है तो पानी ग्लास में देते थे, अगर नहीं है हम बोल देंगे कि हम दलित है तो फिर बोलेंगे कि आप खड़े रहो, मैं पानी ऊपर से डाल देती हूँ। तो ये ऊपर ओल आ रही है, हम ये ऐसा पानी पिएंगे, ये था। तो और ये ओबीसी भी होगा तो भी हमारे लिए ट्रीटमेंट ऐसी ही थी, अपर कास्ट की ही है ऐसे नहीं, ओबीसी वाले भी इसी तरह का बर्ताव करते थे। और ये बहुत बड़ा ये समझ के सोच के ये देख के ये अनुभव करके बहुत बड़ा गुस्सा आता था कि ये बंद होना चाहिए कहीं तो। हाँ, हमारे लिए हम इतना भोग चुके हैं, लेकिन आगे के लिए तो नहीं होना चाहिए। बीच बीच में जो महात्मा फुले, बाबा साहब, इनका जो पढ़ाई में आया तो इससे और भी एक धार बन गई और लगा कि ये किसी हालत में हम ये करेंगे। और एक बात है कि मैंने आपको बोला कि आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर थी और हम टोटली डिपेंडेंट थे। ये जो लैंडलॉर्ड्स वहाँ के जो है पटेल लोग हैं, और लैंडलॉर्ड्स बोले तो बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है उनके लिए, 100-200 एकड़ ऐसे नहीं थी, 20-25 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 एकड़ ज़मीन वाले थे समझो। तो उनके खेती में काम करना, उनके घर में काम करना, वो जो देते हैं उससे गुजारा करना, ये था। तो और अगर कहीं बंडिंग का काम, बाहर कुछ काम करते हैं सो तो 1.5 रुपया, 1 रुपया 1.5 रुपया मजदूरी पिताजी को थी, और पिताजी अकेले ही काम करने वाले थे और बाकी सब हम खाते थे। माँ तो मैं जब छोटा था तब मर गई थी, माँ को मैंने देखा ही नहीं, और माँ की याद हमको अभी आती ही नहीं, क्योंकि हमने देखा ही नहीं माँ को। तो पिताजी ये पूरा करते थे। तो अगर 1 रुपया मिल गया है समझो मजदूरी, 1 रुपया 1.5 रुपया मजदूरी मिला है, तो ये 1.5 रुपये से कुछ ज्वारी, 1-2 किलो ज्वारी लेके आने का, कुछ मीठा तेल, ये वो ऐसा सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाने का। और ये जो ज्वारी है, ये पिताजी घर में जो ग्राइंड स्टोन, हम मराठी में उसको जाता बोलते हैं, और उसमें वो ग्राइंडिंग करते थे, और फिर वो उसका आटा निकलता था। फिर पिताजी और छोटी बहन मुझसे, वो दोनों मिलके रोटी पकाते थे, खाना पकाते थे, फिर हम सब मिलके खाते थे। ये इस तरह का था। अब भी खाया, अभी शाम को क्या मिलेगा इसकी गारंटी नहीं थी, क्योंकि जितना कमाते थे उसका उतना तो 1-2 टाइम से ज़्यादा होता ही नहीं था, और कल के लिए खाने का फिर प्रॉब्लम था। तो इस तरह काम करने का, कुछ मिला तो फिर खाने का, नहीं तो फिर अगर जो पहला हमारा कुछ स्टॉक में है क्या वो देखने का, मरे हुए जानवर का जो रखा हुआ था सुखा के, उसमें अगर कुछ है तो उसके ऊपर गुजारा करके इस तरह आगे चलते। ये कॉलेज होने के बाद फिर मैं दोस्तों से इधर उधर जो लेक्चरर है उन्होंने मुझे बताया कि आपका इंटरेस्ट तो ये सोशल वर्क में है, तो क्यों नहीं आप MSW करते। मुझे तो MSW क्या है मालूम नहीं था। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आप MSW करेंगे तो आप सर्विस भी कर सकते हैं और आप इंडिपेंडेंट काम भी कर सकते हैं। ये पूरा चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी कुछ, ये मूवमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि दलित पैंथर, ये इस तरह के युवक क्रांति दल, इनके कांटेक्ट में था, फिर भी वो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और उतनी एक समझ नहीं बन पाई थी। तो उन्होंने मुझे 1-2 कांटेक्ट दिया था, कि एक निर्मला निकेतन का एड्रेस दिया और एक टाटा इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिया था, और ये
फिर वो जो सोशियोलॉजी के लेक्चरर थे उन शेख बोल के, तो उनसे जो दोस्ती थी, और ये दोस्ती भी झगड़े में से दोस्ती हुई थी। तो वो झगड़ा अभी मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, ज़्यादा वक्त जाएगा उसमें। तो उन्होंने जो एड्रेस दिए थे उस एड्रेस के हिसाब से मैं गया, और बीच बीच में मैं बम्बई जाया करता था, कभी कभी दिवाली के छुट्टी में, क्योंकि मेरे मामा मेरी मौसी वहाँ रहते थे। तो ये कल्याण के नज़दीक झोपड़पट्टी में वहाँ रहते थे, मालाड में कुछ रिलेटिव थे, तो कभी कभी जाया करते थे। थोड़ा इन्फॉर्मेशन बॉम्बे के बारे में थी। तो मैं वहाँ गया, ये एड्रेस तो साथ में लेके गया था। मैं था मालाड में, और मालाड से मैं क्या किया कि डायरेक्ट विदाउट टिकट बैठा, चर्च गेट मरीन लाइन उतरा, क्योंकि एड्रेस उसका था मरीन लाइन का। मरीन लाइन से वो ऑफिस ढूंढते ढूंढते चलते चलते गया तो तकरीबन 2 किलोमीटर अंतर पर है, और बॉम्बे सेंट्रल नहीं, चर्च गेट स्टेशन जो है ये स्टेशन के बाजू में है। तो बाद में पता चला कि स्टेशन के बहुत नज़दीक है। तो पता मरीन लाइन्स था, तो मैं मरीन लाइन्स पर उतरा था। कॉलेज में गया, कॉलेज में बात हुई, वो जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दिया और बोला कि 15 रुपये क्या 10 रुपये कुछ आपको प्रॉस्पेक्ट को लगेंगी। मैं ये समझा, पहली बार समझा कि प्रॉस्पेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमें तो यहाँ कोई देना पड़ता नहीं देना पड़ता है। तो ये कॉलेज में बोलता है कि प्रॉस्पेक्ट आप ले लो, उसमें फॉर्मेट रहेगा, फिर एप्लीकेशन आप करना, और ये सबमिट होने के बाद फिर आपकी इंटरव्यू होगी, आपकी फिर ये मुलाकात लेंगे, और फिर आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तय होगा। तो मैं तो अभी मुश्किल में पड़ गया। तो मैं समझा ठीक है, अभी मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं प्रॉस्पेक्ट लेने के लिए, क्योंकि हमको तो मालूम था ये इन्फॉर्मेशन लेंगे और 2-4 दिन में जाके एडमिशन लेंगे, ऐसा सोच के मैं आया था। तो फिर मैं रिटर्न निकला तो बांद्रा में वो टीसी चेकिंग करते गाड़ी में आ गए। तो मैं घबरा गया, अभी ऐसा लगा कि क्या ट्रेन से कूद के बाहर चले जाऊँ क्या। लेकिन मैं बोला ये लोकल ट्रेन है, फास्ट है, अगर पड़ेंगे तो हाथ पैर चला जाएगा। तो मैं बोला ठीक है, ये क्या करने दो इनको। उन्होंने पकड़ लिया, बोला कि बाहर गया। मैं बाहर जाने के बाद एक मेरे पास छाता था, और वो मैं निकला बाहर। ये सब लोगों को जिनको पकड़ा था उनको लेके गए साथ में। तो वो बोला कि आप मान लो कि हमने विदाउट टिकट किया है और गुनाह माफ़ किया है, ऐसा हाथ ऐसा करके कोर्ट के सामने खड़ा रहो और वैसा बोलो। बीच में एक लड़का आया और बोला कि ये छाता मुझे देंगे तो आपको मैं छुड़ाता हूँ। मैं बोला ये छाता नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नहीं था छाता, वो वहाँ के रिलेटिव के पास से मैं लेके आया था। तो फिर वो कोर्ट ने ऑर्डर सुनाए 7 दिन के लिए। तो फिर वो पुलिस की वैन में बिठाए, वड़ा पाव वगैरह खाने के लिए दिया, भाइकला सेंट्रल जेल लेके गए। वहाँ फिर वो जेल में 7 दिन रहा और किसी को बताया नहीं। मैं चुपचाप बाद में छूटने के बाद तो उन्होंने बोला कि अभी कहाँ जाना है उधर जाओ, आपको कोई पकड़ेगा नहीं। तो वो कुछ ये पावती दिया था ना उसने बना के, तो ये पावती से आप जा सकते हैं, विदाउट टिकट भी जा सकते हैं, ये लाइसेंस मिला। फिर मैं वापस गया, किसी को ये बताया नहीं, और समझ लिया कि ये अगर एडमिशन लेना है तो ये प्रॉस्पेक्ट लेना पड़ेगा और ये एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये जो मामा है वहाँ उनके पास गया और उनकी तरफ से पैसा लेके फिर प्रॉस्पेक्ट लिया, एप्लीकेशन किया, इंटरव्यू दिया, मुलाकात किया और फिर वापस आया। ये एक मेरा भाई भी वहाँ रहता था मामा के नज़दीकी, तो उनका एड्रेस दिया था भाई का। वो कुछ कंपनी में काम करते थे वहाँ, और कंपनी में काम करके गुजारा करते थे, समझो उनकी फैमिली चलाते थे। कभी कभी ज़रूरत है तभी 5 रुपया या 10 रुपया हमको भेजते थे ये पढ़ाई के टाइम वक्त में, क्योंकि वो भी पढ़ चुके थे कॉलेज में, तो क्या क्या हालात होती है, क्या क्या दिक्कतें आती है उनको पूरा मालूम था। तो वो कभी कभी भेज देते थे। तो उनका एड्रेस मैंने दिया। ये एड्रेस पर कॉलेज का एक लेटर आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है और आपको ये तारीख के अंदर इतनी फ़ीस भरनी है। कुछ 20-25 हज़ार का कुछ फीस था, वो एक लेटर आया उनके पास। और लेटर के बारे में उन्होंने मुझे बोला नहीं कि ऐसा ऐसा लेटर आया करके, क्योंकि वो इतना पैसा भर नहीं सकते, और उन्होंने मुझे बोला भी नहीं, क्योंकि मैं भी भर नहीं सकता और वो भी भर नहीं सकते, तो उन्होंने बोला ही नहीं। तो बाद में मैं एक बार कॉलेज गया तो बोला कि आपको तो आपका सिलेक्शन हुआ था, आपको तो लेटर भेजा था। तो उन्होंने लेटर दिखाया उनके पास कि ऐसा लेटर भेजा था, आप ये तारीख के अंदर आए नहीं, अभी भी अगर आप भर सकते तो भरो। 10-15 हज़ार का कुछ था, मुझे अभी याद नहीं। तो वो तो फिर मैं समझ गया कि ये भाई तो उतना भर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं। मतलब ठीक है, अभी मैं वापस जाऊंगा, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर मैं ये 15,000 रुपया जमा करूंगा और फिर वहाँ
जाके एडमिशन लूँगा। तो दूसरे साल मैं वापस आया, एमए को एडमिशन लिया। कुछ इंटरेस्ट नहीं था एमए करने में। फिर बीच में एक रिलेटिव आया जो प्रोफेसर था औरंगाबाद में, और बोला कि ये आप यहाँ आईएएस कोचिंग सेंटर निकला है औरंगाबाद में, तो आप आइए। तो घर वालों को बोल के ये करके वो फिर मैं वहाँ गया। वहाँ मुझे लगा कि वहाँ नंबर भी लगा यूनिवर्सिटी में, लेकिन वहाँ रहने की एक कोई जगह व्यवस्था नहीं थी। तो मैं 2-3 महीना एक दोस्त के साथ रहा, और फिर बोला कि ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो दोस्त कितने समय तक हमको संभालेंगे। तो फिर मैं वापस आ गया और फिर सीधा बम्बई गया, और फिर वहाँ होटल में काम करना शुरू किया। जो आइसक्रीम की पार्टी रहती थी, तो वो पार्टी में वो ड्रेस लगाने का जाके, और ड्रेस लगा के वो सर्व करने का, तो कुछ पैसा मिलता था। इसके अलावा जो ब्रास बैंड वाले रहते ना, तो उन बजाने वाले 5 लोग रहते, और उनकी फौज रहती है 15-20 लोगों की। तो उन्होंने बोला कि क्या है कि ये लेने का हाथ में, और सिर्फ ऐसा ऐसा करने का। तो आवाज़ नहीं आती, कुछ नहीं आती, लेकिन जो लोग आवाज़ करते वो करने वाले करते, लेकिन ये उनके साथ में है, ऐसा एक ग्रुप दिखाने के लिए उनको ज़रूरत रहती है। तो उस टाइम में भी मैंने काम किया और कुछ पैसा इकट्ठा किया। दूसरे साल मैंने प्रॉस्पेक्ट फिर से लिया, क्योंकि मालूम हो गया था कि अभी 15 रुपये देने के बाद प्रॉस्पेक्ट मिलता है। फिर प्रॉस्पेक्ट लिया, एप्लीकेशन किया, प्रोसेस हुई और नंबर नहीं लगा। तो मैं जाके इंक्वायरी किया तो बोले कि नहीं नंबर लगा, तो दूसरी लिस्ट में लगेगा। दूसरी बार जाके देखा तो दूसरी लिस्ट में भी नहीं है। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास गया और बोला कि मैं लास्ट ईयर तो एलिजिबल था, पास हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मैं 1 साल में इनएलिजिबल कैसे बन गया। तो उनके साथ झगड़ा करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको हम चांस देंगे। तो एक चांस मिल गया। तो उसी तरह 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा वहाँ हुआ।